हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का एनसीईआरटी के इस 15 मिनट के शो में। साइंस के पेज बाय पेज को पढ़ने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी टीचर्स की डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वक्त पर नोटिफिकेशन भी आपको मिले। तैयारी साथ साथ आपकी चलती रहे, और ये ओरिजिनल एनसीईआरटी है। तो चलिए इसको हम जो है देखते हैं कि आज कौन से चैप्टर का क्या है। 72 बीपीएससी का जो हमारा बैच है, फाउंडेशन बैच, ये लॉन्च हो चुका है, और जिसमें आपको मिलेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड अनलिमिटेड क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज एंड बोर्ड पीडीएफ, और 15 टेस्ट सीरीज के साथ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस इसमें, एंड जो मेंस का होगा 72 का, तो उसमें जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस तरह से 71 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्न के बीच एक गंधे सूचक कौन सा है? सूचक का मतलब होता है जो किस चीज की सूचना दे, इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डरस इंडिकेटर? ऑर्डरस इंडिकेटर इंडिकेटर का मतलब होता है घ्राण सूचक कहा जाता है, यानी जो स्मेल के बेस पे ये बता सके कि एसिडिक नेचर है किसी मटेरियल का या बेसिक नेचर है। ठीक वैसे जैसे लिटमस पेपर है ना, उसके अलावा जैसे फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह से आपका मिथाइल ब्लू है, मिथाइल रेड है, फिनोल रेड है, इस तरह से जो इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो गंध सूचक है, जिसको हम घ्राण सूचक बोलते हैं, जो स्मेल बेस्ड होता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका लौंग है। कौन सा होगा? क्लोव होगा। और आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है। तो यहाँ से लिया गया है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। गंधीय यानी घ्राण सूचक इनको कहा जाता है। घ्राण भी कहा जाता है इनको, घ्राण है ना, या फिर जो है क्या, ऑल्फैक्टरी यानी गंधीय सूचक कहा जाता है। ठीक है, लौंग के तेल जैसे है यहाँ पर। तो इसी प्रकार तनु एचसीएल एवं तनु एनएच के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने प्रक्षेपण को दर्ज कीजिए। तो इस तरह से हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये बता सकता है कि एसिडिक है कि बेसिक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फॉर्म जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की है। कैल्शियम कार्बोनेट की कौन सी फॉर्म है? CaCO3 कौन सी फॉर्म में होगा? ऑप्शन है आपका खड़िया है, देन क्या संगमरमर है, देन क्या चूना पत्थर, देन इनमें से सभी, यानी चौक है, चौक है, देन क्या है, ठीक है, चौक है, देन क्या मार्बल है, देन क्या लाइमस्टोन है, देन क्या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिएगा जो टाइल्स वगैरह होती हैं, खास करके जो पत्थर होता है मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। इसी तरह से जो संगमरमर ये होता है, चूना पत्थर होता है, ये भी जो है इसी का बना होता है। तो सही आंसर आपका कौन सा है? डी है। डी विल बी योर राइट आंसर हियर। आइए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया था। चूना पत्थर, चूना पत्थर को हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन कह देते हैं। देन खड़िया यानी चौक, एवं संगमरमर मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ये आगे की प्रोसेस है, बट अभी जो हमारा क्वेश्चन बना था वो यहाँ से बनाया गया था। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 20 से क्वेश्चन बनाया गया था। आगे हम बात करते हैं, नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। ठीक है, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। ये एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो क्यों बल्ब की उसमें जलेगा अम्ल की उपस्थिति में? क्योंकि अगर लिक्विड में एसिड मिला होगा तो क्या है, उसकी क्या बढ़ती है? कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी चालकता बढ़ती है। कारण क्या है? अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव अम्ल में उपस्थित आयनों द्वारा होता है। ये बिल्कुल सही है। तो कथन ए सही है, और उसका जो कारण है वो दोनों ही सही है ये, और आर जो है तो एक ही सही व्याख्या है। तो योर राइट आंसर विल बी द ए। क्लियर? और ये चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 25 से क्वेश्चन बनाया गया था। आइए देखते हैं कहाँ से बनाया गया है। तो अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, तो है ना, जैसे चित्र 2.3 में दिखाया गया था, इसमें बना हुआ होगा। परंतु आप ये देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। वैसे भी जब करंट का फ्लो बढ़ता है, अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसमें जो आयंस मौजूद होंगे उनकी वजह से क्या है, करंट का फ्लो बढ़ता है। अगर सॉलिड चालक है, कोई सॉलिड चालक है, जैसे मान लो सिल्वर है, चांदी, कॉपर है ना, एल्युमिनियम है, इन सब में अगर करंट जाता है तो वो किसकी वजह से? फ्री आयंस, जिसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से जाता है। और लिक्विड में अगर करंट जाता है तो आयंस की वजह से जाता है। जैसे जो समुद्री जल होता है विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। अगर हम उस किसी भी पानी में अगर हम नमक या एसिड मिला दें तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, आशुद्ध जल, वो विद्युत का कुचालक माना जाता है, क्योंकि उसमें आयनों की कमी होती है, सोल्ट नहीं होते।
बीपीएससी टीआरई 4.0 1 to 5 1 to 5 6 to 8 9 to 10 11 12 का बैच हमारा लॉन्च हो चुका है और किसी भी कोर्स के साथ इसमें 2 बैच फ्री आप ले सकते हैं। 999 में अवेलेबल है। सेम वही चीज़ इसमें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। देन क्या है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देन क्या है, क्षारक इस पर साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। क्षारक को कभी भी छूना या चखा जा सकता है नहीं। सारे क्षारक को आप छू नहीं सकते और जो है चख नहीं सकते, क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं, एसिड की तरह ये भी नुकसान कर सकते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ही घुल पाते हैं, कुछ ही घुल पाते हैं, सारे नहीं घुलते हैं। ठीक है ना। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। देखा जाए तो ये उल्टा लिखा हुआ है। अगर सही मानों में देखा जाए तो सभी क्षार जो होंगे जो पानी में घुल जाते हैं उनको क्षारक कहा जाता है, ऐसा होना चाहिए। पर चलो वही स्टेटमेंट है। तो क्षारक इस पर साबुन की तरह होते हैं, जैसे छू के देखेंगे तो आप चिकने चिकने से महसूस होंगे। स्वाद जो होगा इनका कड़वा होता है। ऑल द वेस आर बिटर इन टेस्ट। सारे जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं तथा प्रकृति संक्षारक होती है। बिल्कुल सही से है, यानी ये दोनों दूसरा और तीसरा सही है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 26 से क्वेश्चन जो है डिजाइन किया गया है। आइए जरा देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो देखो यहाँ लिख रहा है नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। तथा प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए। इनको छूना और चखना सही नहीं होता है, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं और सम टाइम जो है क्या है, ये कोरोसिव भी हो सकते हैं एसिड की तरह, और ये जला भी सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो क्या है, जला भी सकता है। अगला है पायरुवेट का अवायवीय अपघटन। अवायवीय अपघटन का मतलब होता है अनारोबिक, यानी जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो पायरुवेट का अवायवीय अपघटन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन मुख्यतः किस में होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ पायरुवेट प्राइमरली अकर्स इन, ऑप्शन है आपका लीवर है, माइटोकॉन्ड्रिया है, देन ईस्ट है, देन क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो व्हाट शुड बी द आंसर? क्या सही आंसर आप लोगों का यहाँ पर होना चाहिए? यकृत है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईस्ट। तो देखिएगा ये वाली प्रोसेस चलती है वो कहाँ पर चलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पायरुवेट का अवायवीय जो अपघटन होता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जब अवायवीय अपघटन होने लगेगा तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और हमें थकावट महसूस होगी, अगर हमारी बॉडी की बात की जाए तो। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 97 से ये क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाते हैं, तो आप जो है कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ ये जो लाइन है यहीं से क्वेश्चन बनाया गया था। तो इसके इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल, पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन किस समय ईस्ट में होता है? एक मिनट। पायरुवेट इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन में और ईस्ट में होता है। बीच ओके सॉरी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट। हाँ, क्योंकि इसमें जो होता है वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन। इसमें एरोबिक श्वसन होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर क्या होगा? वायवीय श्वसन होगा। तो सही आंसर जो है वो आपका ईस्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको करेक्ट कर लेंगे, वैधानिक में होगा तो ईस्ट आपका सही होगा। और ईस्ट क्या चीज़ है? कवक होता है, एक फंगस होती है। क्या होता है? फंगस है ना। क्या है? फंगस होता है, तो फंगस में ऐसा होता है। ओके, चलिए चलेंगे प्लीज एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बना था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? और चलो खैर हो गया। तो हाँ, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन वगैरह होने लगता है अगर ऐसे होगा तो। ओके, तो देखो वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक एसिड में जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में थकावट महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लसीका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, यानी लिम्फ, लिम्फ की बात की गई है। लसीका रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। देन पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। जाहिर बात है ये जो फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये अधिकतर हमें किस मतलब पेड़ पौधों को किससे, जो मिट्टी में खाद होती है, कंपोस्ट होती है, उससे प्राप्त की जाती है, मतलब प्राप्त करते हैं। और लस्सी का जो है एक कलर टाइप का एक लिक्विड होता है, और ये क्या है? ये भी
सर्कुलेशन में मदद करता है। लस्सी का रंगीन है, बिल्कुल है, और इसमें अल्प मात्रा में थोड़ी बहुत प्रोटीन पाई जाती है। एग्जैक्टली। देन प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण, क्लोरोफिल युक्त विषय अंगों विशेष रूप से प्रदान करते हैं। बिल्कुल सारे के सारे स्टेटमेंट परफेक्ट हैं, तो सही आंसर आपका डी है। तो ये इंग्लिश में आपका ट्रांसलेट हुआ है। तो ये पेज नंबर ये चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 104 एंड 105 से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। तो एक अन्य प्रकार का द्रव है लस्सी का, यानी लिम्फ। इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ कह देते हैं, हाँ लिम्फ। ठीक है, जो बहन में सहायता करता है, वहन में सहायता करता है। लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट हुए। आगे देखते हैं कि आगे स्टेटमेंट है वो कहाँ से बनाए गए थे। अगले आंसर, पादपों में परिवहन। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। ठीक है, प्रचुरतम हाँ स्रोत है। तो निकटतम इजीली अवेलेबल है, यहाँ से रिसोर्स है ना। तो यहाँ से बना हुआ था अब क्वेश्चन। पता है अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने से पहले ये थोड़ा सा बीपीएससी एडीओ का जो बैच है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बन सकते हैं आप सीधे। टारगेट बेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज प्लस जनरल स्टडीज, मैथ प्लस रीजनिंग के साथ आपको मिलेगा। और इसमें वही लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस अनलिमिटेड, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट पीडीएफ 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। 999 में अवेलेबल है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन को, परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को। पौधों में जल मुख्य रूप से किस ऊतक द्वारा ऊपर की ओर पहुंचता है? तो पौधों में जो फ्लो बनता है, पानी के ऊपर चढ़ के चला जाता है, चाहे कितना ही ऊंचा प्लांट क्यों ना हो। तो वो किसकी वजह से? ऑप्शन है आपका फ्लोएम है, जाइलम है, एपिडर्मिस है, धन क्या है? कोर्टेक्स है ना। तो क्या है? हाँ फ्लोएम है, जाइलम है, एपिडर्मिस है, धन क्या है? कोर्टेक्स। तो पौधों में जल मुख्य रूप से किस ऊतक द्वारा ऊपर की ओर पहुंचता है? तो याद रखेगा ये हो जाएगा आपका कौन सा? जाइलम। तो जाइलम विल बी योर राइट आंसर हियर, है ना। तो याद रखेगा जाइलम। तो जाइलम जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो फ्लोएम होता है वो फूड मटेरियल को ऊपर की ओर लेकर के जाता है। ठीक है, ये है। तो जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाली बनाती हैं, जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। ठीक है, तो इसी के जरिए क्या है? जाइलम ट्रांसपोर्ट रूट टू द स्टेम एंड लीव्स, है ना। तो ये चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 105 से क्वेश्चन आपका डिजाइन किया गया था। नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो कथन क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता की त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट आर जो है, कारण जो है, वो अभिकथन का एक जो है वो प्रॉपर तरीके से व्याख्या नहीं करता। तो कथन ए और कारण दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये जो है बी आपका आंसर हो जाएगा। और देखिएगा क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है, समझते हैं इसे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक था। चलिए, दूसरा है छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट ये उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, समझ रहे ना। तो जो है स्टेटमेंट आपका बी आंसर ठीक था। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी हेडलाइट जो होती है उसमें। तो विच मिरर इज यूज इन द व्हीकल्स ऑफ द हेडलाइट, यूज इन द व्हीकल्स हेडलाइट। तो जो देखिएगा, एक तो रियर व्यू ग्लास होता है जो पीछे का देखने के लिए होता है, और जो आगे लगा होता है हेडलाइट में जो लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है? ऑप्शन है आपका उत्तल है, देन अवतल है, देन समतल है, देन ए और बी दोनों है। तो देखिएगा सही आंसर जो है वो कौन सा होगा? अवतल जो है दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। और जो उत्तल दर्पण है वो पीछे का देखने के लिए होता है, रियर व्यू ग्लास में होता है, समझ रहे हैं ना। ये तो देखिएगा क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है, तो अवतल दर्पणों के उपयोग से। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों में भी करते हैं। ठीक है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 105 से क्वेश्चन आपका बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना, और सही चयन करेंगे सही कूट का। तो मायोपिया को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करके, जिसकी पावर माइनस में होती है, और इसमें मायोपिया में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, है ना। तो इसको उत्तल लेंस का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। आबिंदुकता में हम बेलनाकार लेंस लगाते हैं, जिसमें कई क्या होते हैं, मल्टीपल फोकस हो जाता है रेटिना पर, कई कई दिखती हैं इमेजेस। देन क्या है, प्रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें निकट और दूर दृष्टि दोनों प्रभावित होती हैं। तो 1 2 3 4 आपका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सी विल बी राइट आंसर। हमारा सीटेट पे वेबसाइट अवेलेबल है, 1 2 है ना, पेपर 1 पेपर 2 और कॉम्बो भी अवेलेबल है। आप इनको ले सकते हैं फ्री डेमो के साथ। तो देखिएगा क्वेश्चन आपका यहाँ से बना गया था। इसे दोस्त को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस अपसारी लेंस का उपयोग करके जो है दूर किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है ना। तो ये था हमारा। देन इस दोष में आप देखिएगा कौन कौन से, तो ये है निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटेडनेस मायोपिया। तो इसको हम जो है अवतल लेंस का उपयोग करके कर लेंगे सही। और दीर्घ दृष्टि दोष में हम किसको उपयोग कर लेंगे, कॉन्वेक्स का कर लेंगे, ठीक है। और जो जरा दृष्टि दोष है, जिसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, तो इसको जो है हम कौन सा, एक मिनट, जरा दृष्टि दोष, हाँ, इसको द्विफोकल लेंस का उपयोग करके हम ठीक कर सकते हैं। और जो एस्टिग्मेटिज्म होता है उसको सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल द ऑफिसर अकेडमी, ISPCS बाय द ऑफिसर अकेडमी एंड ऑल। तो फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले शो में। जय हिंद।